सत्यशील जी ने जितना जीवंत और इतने अंतर्दृष्टिपूर्ण ढंग से अपनी प्रस्तुति की, आपने जो जिस तरह से बातें की हैं उनको देखते हुए मैं तो एकदम बेसुरा होने वाला हूँ। अशोक जी कह रहे थे कि लोग तय करके आते हैं अपना विषय, उसी पर बात करते हैं, जो विषय दिया गया होता है उस पर नहीं बोलते हैं। मैं इसका अपवाद पेश कर रहा हूँ। वो अपवाद दुर्भाग्य से ऐसा है कि पूरी तरह से इसी विषय पर गिनते थे वो लेख, कुमार जी पर वो नहीं है। मेरी संगीत की जो भी थोड़ी बहुत समझ है, जो 40 सालों से संगीत सुनते हुए जो भी बनी है, उसके आधार पे और कुमार जी को प्रत्यक्ष तौर पे सुनते हुए जो भी मैंने उनको समझा था, उसके आधार पे मैंने एक लेख कुमार जी पे लिखा है जो इस पत्रिका में छपा हुआ है। तो ये कुमार जी पर नहीं है, लेकिन ये संगीत और विचार के विचार पर है। संगीत संभवतः एकमात्र ऐसी कला है जिसका अमूर्तन अमूर्त चित्र और नृत्य से भी ज्यादा अनिरूपणात्मक, नॉन रिप्रेजेंटेशनल होता है। यद्यपि उसके माध्यम यानी स्वरों को हम उनसे इतर अपनी दुनिया में सुन सकते हैं, लेकिन उनके जो विशिष्ट विन्यास संगीत में प्रकट होते हैं वे सर्वथा अपने में प्रतिष्ठित होते हैं। हमारी दुनिया में उनका कोई साम्य दिखाई नहीं देता। संगीत की यह अनिरूपणात्मकता या आत्म प्रतिष्ठता स्वाभाविक ही हमारी दुनिया के साथ उसके संबंध को समस्यात्मक बनाती है। वह क्या व्यक्त करता है, उसका क्या अर्थ है, जगत और हमारी भावनाओं के साथ उसका क्या संबंध है, जो आनंद वह हमें प्रदान करता है उसका विषय क्या है। संगीत की आत्म प्रतिष्ठता के चलते इन सारे सवालों के जवाब नकारात्मक रूप में ही उभरते हैं। यानी वह ऐसा कुछ भी व्यक्त नहीं करता या उसमें ऐसा कोई अर्थ नहीं है जिसका संबंध हमारी दुनिया या भावनाओं से जोड़ा जा सके। उससे मिलने वाला आनंद का विषय, उससे मिलने वाले आनंद का विषय वह स्वयं है। यूं तो कला मात्र में, लेकिन विशेष रूप से संगीत में विचार का प्रश्न प्रायः नहीं उठता रहा है। उसमें जो प्रश्न सहज ही उठता है वह भाव का प्रश्न है। संगीत के विचार निरपेक्ष होने की तो शायद कल्पना भी की जा सकती हो, लेकिन उसके भाव निरपेक्ष होने की कल्पना असंभव सी प्रतीत होती है। चूंकि वह हमें आनंदित करता है, हम उसमें स्वाभाविक ही रस की कल्पना करते हैं। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब हम उस भाव के बारे में सोचते हैं जो रस का मूल होता है। इस भाव को संगीत में लोकेट कैसे किया जाए? भाव आलंबन, उद्दीपन आदि जिन अनिवार्य विभावों में रूपायित होता है, चूंकि वे सारे के सारे विभाव जागतिक हैं और संगीत जागतिक वस्तुओं से स्वतंत्र आत्म प्रतिष्ठ है, इसलिए स्वाभाविक ही उसमें विभाव गोचर नहीं होते। तब फिर हम उसमें भाव की कल्पना किस आधार पर कर सकते हैं? और क्या हम संगीत सुनते हुए वाकई श्रृंगार, शोक आदि किन्हीं भावों को उस तरह वस्तुनिष्ठ स्तर पर अनुभव करते हैं जिस तरह हम उन्हें मसलन कविता सुनते हुए करते हैं? इस समस्या पर आधुनिक समय में मुकुंद लाट को छोड़कर किसी ने भी कोई गंभीर विचार किया है ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन मुकुंद लाट का क्या कहना है, हम उन्हीं को उद्धृत करते हैं। लगता लोग अपनी बोतल साथ ले जाए। संगीत की महिमा यही है कि यह लोक से स्वतंत्र एक भावना लोक का दरवाजा हमारे लिए खोल देता है। बल्कि इसे यूं कहना चाहिए कि संगीत यह एक नया तथ्य प्रकट करता है कि भावनाएं अनिवार्यतः लोक सापेक्ष नहीं होती। लोक हमारी भावनाओं को अपने रूपों से बांध देता है, उनके प्रवाह को सरणियों में ढाल देता है। संगीत इस बंधन को दूर कर देता है और भावनाओं को अपने सहज रूप में ले आता है, जहां वे लोक से मुक्त होकर अपने स्वभाव में व्यक्त होती हैं। क्या इस उद्धरण के पहले ही वाक्य में एक विरोधाभास नहीं है? इस वाक्य में उन्होंने जिस लोक शब्द का प्रयोग किया है, उसकी जगह अगर हम
भाव और भावना जैसे शब्दों के अनुरोध से भव शब्द का इस्तेमाल करें, जो कि ज्यादा सटीक लगता है, तो यह विरोधाभास बहुत स्पष्ट होकर उभरता है। भव से स्वतंत्र भावना लोक, और भावनाएं अनिवार्यतः भव सापेक्ष नहीं होती। क्या वाकई ऐसा कहा जा सकता है? इन शब्दों के अर्थ इसकी इजाजत नहीं देते लगते। भावना शब्द भव से व्युत्पन्न है। अगर हम यह मान भी लें कि भावनाएं अनिवार्यतः लोक सापेक्ष नहीं होती, तब भी इन भावनाओं की चरितार्थता के लिए जो विभाव अनिवार्य हैं, उनका क्या? वे तो लोक निरपेक्ष नहीं हो सकते। और क्या स्वभाव का अर्थ भी भव के संदर्भ में ही नहीं खुलता? अन्यथा भावनाओं के अपने स्वभाव का क्या अर्थ है? वे बिना किसी रूप या आधार के अपने स्वभाव में कैसे व्यक्त हो सकती हैं? यह रूप और आधार क्या होगा? अगर आप कहें कि यह संगीत ही यह रूप है, तो हम यह किस आधार पर कहेंगे कि उस संगीत में अमुक भावना व्यक्त हो रही है? क्या इस सारी समस्या के मूल में उसी निरूपण रिप्रेजेंटेशन की धारणा नहीं है जिससे संगीत को मुक्त बताने के लिए प्रयत्न किया गया है? मुकुंद लाठ अगर एक ओर संगीत के भावना लोक को लोक से मुक्त बताते हुए उसे अनिरूपणात्मक कह रहे हैं, तो क्या दूसरी ओर उसे भावना की अभिव्यक्ति बताते हुए निरूपणात्मक ही नहीं कह रहे हैं? अन्यथा संगीत को भावना से जोड़ने की क्या जरूरत है? क्या जरूरी है कि उसे रस की पदावली में विनियोजित या अनुकूलित किया जाए? क्या उसे आत्मप्रतिष्ठ कहना भर पर्याप्त नहीं है, जैसा कि उन्होंने ही इसी प्रसंग में अन्यत्र कहा है? यह निरूपणात्मकता दरअसल भाषा का आत्यंतिक गुण है, और हमारी चेतना भाषा से इस कदर आक्रांत है कि हम उससे परे कुछ भी नहीं सोच पाते। हम उससे मुक्ति पाने के लिए उसी के भीतर भटकते रहते हैं। हम में लोक से मुक्ति की स्पृहा तो जागती है, लेकिन वह मुक्ति पाकर हम अंततः उस भावना में शरण लेते हैं जो लोक का ही सबसे प्रबल विक्षेप है। क्या वस्तु स्थिति यही प्रतीत नहीं होती कि संगीत कुछ भी व्यक्त नहीं करता, वह स्वयं व्यक्त होता है? वह एक तरह से कुछ भी व्यक्त करने की व्यवस्था का परिहार है। वह भाषा से और इस तरह भावना लोक से मनुष्य की मुक्ति है, उस मनुष्य की जो संगीत रचता है और उसकी भी जो उसे सुनता है। वह स्वरों के अलौकिक विन्यासों के माध्यम से एक ऐसी अलौकिक स्पेस की सृष्टि करता है जो हमारी दुनिया से स्वतंत्र और स्वायत्त है। संगीत से मिलने वाला आनंद एक साथ अपनी दुनिया से विस्थापित मुक्त होने का और इस अलौकिक स्पेस में स्थित होने का आनंद है। इसका यह अर्थ नहीं कि संगीत की सृष्टि में भावनाओं की कोई भूमिका नहीं होती, वह निश्चय ही होती है, लेकिन भावनाओं के साथ संगीत का नहीं, संगीतकार का संबंध होता है। चूंकि वह इसी दुनिया का बाशिंदा है, वह भावनाओं में रचा बसा होता है। बल्कि शायद हम यह भी कह सकते हैं कि चूंकि वह अतिरिक्त रूप से संवेदनशील होता है, उसलिए भावनाएं सामान्य मनुष्यों की तुलना में अधिक ही मथती उद्वेलित करती होंगी, लेकिन वे संगीत में स्थानांतरित या रूपांतरित या प्रतिबिंबित नहीं होती। बल्कि हम शायद यह भी कह सकते हैं कि चूंकि वह अतिरिक्त रूप से संवेदनशील होता है, उसलिए भावनाएं सामान्य मनुष्यों की तुलना में अधिक ही मथती उद्वेलित करती होंगी, लेकिन वे संगीत में स्थानांतरित या रूपांतरित या प्रतिबिंबित नहीं होती। तो शायद केवल संगीत रचना को उकसाती हैं, संगीतकार की आवाज में विक्षेप पैदा करती हैं, उसे वह आकार देती हैं जो संगीत को उसके राग के पूर्व निर्धारित सांचे में ढले होने के बावजूद वह सिंगुलैरिटी प्रदान करती हैं, जिसके आधार पर हम यह पहचान पाते हैं यह अमुक संगीतकार की रचना है। और इसीलिए संगीत सुनते हुए श्रोता न केवल संगीतकार की उन भावनाओं से या उनसे उत्प्रेरित किन्हीं अन्य भावनाओं से साक्षात्कार नहीं करता, वह अपनी भावनाओं को भी अनुभव नहीं करता। इसके विपरीत वह अपने भावलोक से मुक्त होकर उस स्वायत्त स्पेस में स्थित होता है जिसकी रचना संगीत ने की होती है। वह उसी स्पेस का भावन करता है। लेकिन विचार का संगीत के साथ क्या संबंध है? जहां तक पश्चिमी शास्त्रीय संगीत का सवाल है, वह इस अर्थ में विचार प्रेरित और विचार निरूपक, विचार निष्पादक प्रतीत होता है। उसकी अधिकांश रचनाएं किन्हीं ऐसे विषयों पर आधारित होती हैं
जो अपने दायरे में न सिर्फ भावनाओं को बल्कि किन्हीं खास विचारों को भी समेटती हैं। यही नहीं बल्कि उनके कंडक्टर और श्रोता इन विचारों या विचार मूलक विषयों से तादाद में स्थापित करते प्रतीत होते हैं। कभी कभी कंडक्टर को मूल रचना के व्याख्याकार के रूप में भी देखा जाता है, जो पुनः उस रचना की विचार मूलकता की पुष्टि करता प्रतीत होता है। क्या इसी तरह की बात हम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के संदर्भ में भी कह सकते हैं? आखिर वहां भी तो रागों के अपने नाम हैं। क्या यह नामकरण हमारे आपके नामों की तरह निरा स्वैराचारी हो सकता है, जिसका उद्देश्य सिर्फ एक राग को दूसरे राग से लगाना मात्र हो? ऐसा लगता नहीं है। लगता यही है कि उसके पीछे कोई विचार प्रक्रिया रही होगी, जो आज भी उस समय परिलक्षित होती है जब कोई संगीतकार कोई नया राग ईजाद कर उसका नामकरण करता है, जैसा वसंत कुमार गंधर्व ने किया है। इसी तरह राग की प्रस्तुति को भी उसकी व्याख्या के रूप में देखा जा सकता है, शायद देखा ही जाता है। लेकिन दोनों ही स्तरों पर अगर विचार जैसी कोई चीज होती भी है तो वह पृष्ठभूमि में ही होती है। विचार के किसी मूर्त या अमूर्त रूप में उसका फलन होता दिखाई नहीं देता। भले ही किसी राग का नाम वसंत या मेघ हो, उसकी प्रस्तुति में वसंत या मेघ का कोई वस्तुनिष्ठ विचार या भाव नहीं जागता। नहीं मसलन शाम के समय भैरव सुनते हुए ऐसा लगता है कि हम उसे असमय सुन रहे हैं। इसी तरह कोई संगीतकार भले ही किसी राग की अपनी सर्वथा निजी व्याख्या प्रस्तुत कर रहा हो, उस व्याख्या के पीछे कार्यरत विचार प्रक्रिया अगोचर ही बनी रहती है। दरअसल प्रश्न यह नहीं है कि संगीत में विचार की कोई भूमिका होती है या नहीं। प्रश्न यह है कि संगीत में विचार के रूप में प्रतिबिंबित होता है या नहीं। जिस तरह हमने भाव के मामले में कहा है, उसी तरह हम विचार के मामले में भी कह सकते हैं कि मुमकिन है कि संगीतकार के अपने कोई विचार, कोई चिंतन प्रक्रिया हो जो उसकी प्रस्तुति की उत्प्रेरक हो, या जो संगीतकार की आवाज में कोई विशिष्ट विक्षेप पैदा करती हो, संगीत को आकार देती हो। लेकिन संगीत में उसकी वस्तुनिष्ठ शिनाख्त असंभव है। फिर यह बात महत्वपूर्ण क्यों होनी चाहिए कि संगीत में विचार होता है या नहीं? महत्वपूर्ण बात क्या यह नहीं होनी चाहिए कि संगीत सापेक्ष या सांगीतिक होकर वह विचार ऐसा क्या करता है जो वह महज विचार बने रहकर या प्रत्ययों की अपनी मूलभूत दुनिया में बने रहकर नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता कि विचार की संगीत सापेक्षता उसे कोई अनूठी दिशा या धार प्रदान करती है। एक तरह से कहें तो विचार का भी अपना एक विभावलोक होता है, उसके अपने आश्रय, आलम्बन और उद्दीपन होते हैं। कह सकते हैं कि रस में जो स्थान भाव का है, विचार की निर्मिति में वही स्थान प्रत्यय का है। विचार का अर्थ महज दिमाग का सक्रिय होना नहीं, विचार में यह क्रियाशीलता प्रत्ययों का और उनके किसी निश्चित सिलसिले का अनिवार्य सहारा लेती है, उन्हें गढ़कर या गढ़े हुए प्रत्ययों को अंगीकार करते हुए। ये प्रत्यय एक बार पुनः भाषा में रूपायित होते हैं और संगीत भाषा का निषेध करता है। वह भाषा की रिक्ति से उभरने वाला अवकाश है। इस अवकाश को स्वर्गोचर बनाते हैं, प्रत्यय नहीं। दूसरे बुद्धिनिष्ठ विचार तद विवेक की ओर ले जाता है, उसमें तटस्थता होती है, जबकि संगीत हमें तन्मय बनाता है, लिप्त करता है। संगीत सुनते हुए हम आह या वाह करते हैं, सोचने नहीं लगते, और अगर सोचने लग जाएं तो हमारा ध्यान और अंततः आनंद भंग होता है। विचार का परिपाक या फलन तो किसी अन्य विचार में होता है या फिर कर्म में, और दोनों ही स्थितियों में इस अन्य विचार या कर्म के साथ पूर्व विचार का कारण कार्य संबंध स्पष्ट गोचर होता है। संगीत में स्वरों का विन्यास कारण कार्य परक नहीं होता। तब क्या हम संगीत को विचारहीन कहने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम यह कह रहे हैं कि संगीत बुद्धि का व्यापार नहीं? ऊपरी तौर पर यह अपयश की सी स्थिति प्रतीत होती है, इसलिए क्योंकि हम संगीत को आमतौर से हृदय से जोड़कर देखते हैं और उसे भावमूलक रचना मानते हैं, और जिस सोपान क्रम में, हायरार्की में हम विशेष रूप से आधुनिक समय में विश्वास करते हैं, उसमें बुद्धि को हृदय या भावनाओं से ऊपर रखा जाता है। लेकिन गहराई से देखें तो संगीत हमें एक ऐसी अवस्था में ले जाता है जिसमें हृदय और बुद्धि का यह सोपान क्रमिक द्वित्व अनहुआ हो गया प्रतीत होता है।
संगीतकार किसी भी दूसरे संवेदनशील और विचार सजग मनुष्य की भांति भावनाओं और बुद्धि के लोक में इनसे गहरे प्रभावित होते हुए रहता है, लेकिन इनसे प्रतिकृत होते हुए वह अंततः इन दोनों का मूर्ति भंजन करता हुआ इनसे स्वतंत्र एक ऐसा अमूर्तन रचता है जिसे भावना या बुद्धि दोनों की ही पदावली में व्याख्यायित या अनुदित नहीं किया जा सकता। यह अमूर्तन बुद्धि और भावना के बरक्स एक तीसरी कोटि है जो हमें हमारी दुनिया से जोड़ने की बजाय उस समय के लिए इस दुनिया से अलग कर उसे देखने का एक अनूठा परिप्रेक्ष्य उपलब्ध कराती है। धन्यवाद। बहुत अच्छे।